हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अंकी जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और इसमें कुछ पात्र आ जाते हैं, उन पात्रों को याद रख लीजिए। एक अंकी का अर्थ है वन एक्ट प्ले। ये भी एक ड्रामा का भाग है और एक पार्ट की कहानी होती है इसमें। और एक बारी का ये ड्रामा शुरू हो जाता है, 3 and 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ पात्र है, दो फैमिली है। एक फैमिली में राम स्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनकी बेटी उमा और उनके घर का नौकर रतन है। 4 लोगों का एक परिवार। और एक दूसरा परिवार है गोपाल प्रसाद, वो एक एडवोकेट है, वकील है, और उनका बेटा शंकर है। ये दो परिवार के बीच कहानी चलती है, यानी एक एकांकी है। और ये कहानी इस प्रकार है। राम स्वरूप का घर है और मामूली एक कमरा, सजा हुआ कमरा है। उस कमरे से अगर कोई देखेंगे तो राम स्वरूप का पीठ नजर आ रही है और राम स्वरूप और उनका नौकर रतन दोनों क्या एक तख्ता लेकर आ रहे हैं। तख्ता मीन्स एक बड़ी क्या बेंच है, एक बड़ी मेज है। उस तख्ते को लेकर जो सजा हुआ कमरा है उस कमरे में लाकर रखते हैं। तो राम स्वरूप मालिक है, रतन नौकर है, और वहां पर रखते हैं। और राम स्वरूप कहने लगते हैं, हे रतन, इस तख्ते पर क्या चद्दर बिछाना और चद्दर लेकर आना, और हो सके तो मालकिन से दरी कहाँ पर है वो दरी लेकर आना। दरी को भी क्या बिछाना है। दरी मीन्स कारपेट, जो नीचे पैरों में डालते हैं, कारपेट। राम रतन कहने लगता, हाँ साहब, मैं लेकर आ जाऊंगा। और राम स्वरूप कहते हैं, हे रतन, जो धोबी धोकर जो दिया है चद्दर, उसी को ही लेकर आना। तो वो राम रतन जो नौकर है वो चद्दर और दरी लाने के लिए चला गया। और इधर राम स्वरूप जो तख्त लेकर आए थे, और वहां पर जो फूल, जो गमला है, उस गमले को भी, यानी फ्लावर जो पॉट है, उस पॉट को भी क्या क्लीन कर रहे हैं। 2-3-4 वहीं पर क्या कुछ सामान है, उन सामानों को क्या क्लीन कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके घर कोई आने वाले हैं। उसी समय उनकी पत्नी वाइफ आ जाती है, प्रेमा। और प्रेमा पूछने लगती है, अजय, आप रतन से क्या लाने के लिए कहें? धोती लाने के लिए कहें? धोती तो आप पहने हैं, और दूसरी धोती आप क्यों मांग रहे हैं? तो यहाँ पर प्रेमा से राम स्वरूप कहने लगते हैं, मैं तो धोती लाने के लिए नहीं कहा, वो कमबख्त नौकर रतन ठीक से क्या नहीं सुना, उसे मैंने कहा कि चद्दर लेकर आना और दरी लेकर आना, यहाँ पर बिछाना है। तो बाद में क्या रतन के यहाँ आ जाता है, और रतन आने से कहने लगता है, हे कमबख्त, तुझे ठीक से क्या सुनाई नहीं देता? मैंने चद्दर लाने के लिए कहा और दरी लाने के लिए कहा, तूने मालकिन से क्या मांगा? मैंने धोती लाने के लिए कहा तुझसे? नहीं मालिक, चद्दर तो क्या लाने के लिए चला गया, लेकिन वहां पर नहीं मिल रहा है। और उमा कहने लगते हैं, मालकिन कहने लगते हैं, जो पूजा का कमरा है, पूजा की जो कोठरी है, उस कोठरी में क्या एक लकड़ी का बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर क्या रखे हैं, और वहीं से लेकर आना। और रतन का लेने के लिए चला जाता है। और इधर पति पत्नी के यहाँ उस कमरे को क्या सजावट करते हैं। तो यहाँ पर राम स्वरूप कहने लगता है, मेहमान लोग क्या आने वाले हैं और उनके लिए चाय भी क्या तैयार है और नाश्ता भी क्या तैयार है।
और मिठाई भी क्या लेकर आए, और वे लोग तो क्या कम मिठाई खाते हैं। और यहाँ पर एक चीज क्या वे लोग भूल गए थे। प्रेमा कहने लगती है सारी तैयारी तो हो चुकी है जी, अब केवल क्या एक चीज लानी है। तो प्रेमा कहने लगती है कि मक्खन नहीं है घर में, क्योंकि मक्खन तो क्या चाहिए, टोस्ट के साथ क्या उसे लगाकर खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर रामस्वरूप कहने लगते हैं कि प्रेमा तुम भी आईन मौके पर क्या कहती हो, अब तो क्या मक्खन वाले की दुकान बहुत ही दूर है, अगर रतन को अगर भेजेंगे, नौकर को अगर भेजेंगे तो समय हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या ढेर सारे काम पड़े, ये काम कौन करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी समय क्या ये रतन क्या आ जाता है। अब रतन जैसे आ जाता है और रतन से कहने लगता है कि रतन तुम मक्खन लेकर आना। जैसे वहां पर दरवाजे पर खड़ा था कौन, रतन, और रतन बाहर जाकर देखता है और मालिक से कहने लगा कि मालिक मालिक कोई आ रहे हैं। जैसे कोई आ रहे हैं कहते ही रामस्वरूप समझ लेता है कि वही मेहमान लोग क्या आ रहे हैं। सो रामस्वरूप उस रतन से नौकर से कहने लगता है हे रतन तू जल्दी चले जाना और मक्खन लेकर आना, और उसे कहता है कि पीछे डोर से क्या चले जाना और जल्दी मक्खन लेकर आना। तो वो नौकर क्या चला गया मक्खन लाने के लिए, यानी बटर लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स कहानी आगे बढ़ेगी। मेरे चैनल पर नए अगर है तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक करिए। सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है, आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. सो सपोर्ट ಮಾಡಿ, सब्सक्राइब आगे, कहानी आगे बढ़ेगी। और नौकर क्या चला गया मक्खन लाने के लिए। इधर मेहमान लोग आ गए। मेहमान इन्हें कौन है, वही गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। ये दोनों आ गए और दोनों को भी क्या वेलकम कर लिए, दोनों को भी क्या अंदर बुला लिए। और जहां पर ये लोग चद्दर उधर क्या लाकर रखे थे, तख्ते पर क्या वहीं पर सितार क्या और बाजा भी क्या रखे थे, और ये लोग आकर क्या बैठे। मेहमान लोग जैसे ही आ गए और चाय की क्या व्यवस्था भी कर दिए, और दोनों को भी क्या चाय दे दिए, और दोनों भी क्या चाय पीते हैं। और यहाँ पर गोपाल प्रसाद कहने लगे कि चाय के अंदर क्या चीनी होती है, और चीनी का भी क्या टैक्स भरना पड़ता है, सरकार क्या डालती है। इन बातों पर क्या चर्चा होने लगती है, हा 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 ही कहते हैं, और मजाक मजाक में क्या सब कुछ चलने लगता है। और कोई कहने लगता है कि सौंदर्य पर भी क्या, ब्यूटी पर भी क्या टैक्स लगाएंगे। तो यही बातचीत क्या चलती है। और यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद का लड़का है शंकर क्या बीएससी पढ़ाई कर चुका था, और बीएससी पढ़ाई करने के बाद वो मेडिकल में क्या और पढ़ाई कर रहा था, प्रैक्टिस भी क्या कर रहा था। तो लड़की को देखने के लिए आए थे, और इनके घर में जो लड़की है उमा, ये उमा भी क्या ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी लड़की है, बीए तक क्या पढ़ चुके हैं। लेकिन मेहमानों को रामस्वरूप कहते हैं कि मेरी लड़की मैट्रिक तक क्या पढ़ी है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। मेहमान लोग आ गए और मेहमान लोगों की खातिरदारी करने लगे, इधर उधर की बातें शुरू हो गई। और रामस्वरूप अपनी बेटी को आवाज देते हैं कि बेटी इनके लिए पान लेकर आना। पान लेकर क्या उमा आती है, और उमा क्या पान जब लाती है तो रामस्वरूप पिताजी क्या उमा के हाथ से क्या वो तस्तरी क्या लेते हैं, प्लेट क्या ले लिए, और उन दोनों को भी क्या देने लगे। जैसे देने लगे तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद लड़की को देखे, और लड़की को देखकर कहने लगता है कि लड़की तो क्या देखने में अच्छी है, पाउडर वाउडर भी क्या लगाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कुछ बेटियां, कुछ लड़कियां ऐसी क्या सुंदर रहती है। तो यहाँ पर उस उमा को भी वहीं पर बिठाए और शंकर भी क्या देखा, जो देखने के लिए जो लड़का आया था शंकर भी लड़की को देखा। और गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी आपको गाना आता है? तो उमा कहने लगती है, हाँ मुझे गाना आता है। और सितार बजाती हुए मीरा का जो प्रसिद्ध है गिरिधर गोपाल दूसरा कोई नहीं, यानी आपको छोड़कर मुझे कोई दूसरा नहीं है, ये जो पद है वो पद क्या गाना शुरू कर दे। गिरिधर गोपाल मेरो दूसरा ना कोई, ये गाना शुरू कर दे। और शुरू कर दे, कुछ गाना गाकर क्या स्टॉप कर दे। और यहाँ पर पूछने लगते हैं गोपाल प्रसाद कि आपको पेंटिंग वेंटिंग आती है, आपको सिलाई आती है? और बाप जो है राम स्वरूप वो कहने लगता है, पेंटिंग वेंटिंग भी क्या कर लेती है। देखिए दीवार पर जो कुत्ते की तस्वीर टंगी हुई है ना, वो बेटी क्या पेंटिंग की है, कुत्ते की तस्वीर दिखा दी है। और गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि आपको सिलाई आती है? राम स्वरूप कहते हैं, हाँ मेरी बेटी सिलाई भी करती है, घर में जितने भी जो कपड़े हैं ना वही क्या सीती है, और सिलाई का ठेका वही ले लिया, और कमीज भी क्या सीती है। तो गोपाल प्रसाद कहने लगते हैं कि आप बातें कर रहे हैं, बेटी तुम बोलना, कि तुम तो क्या बोल नहीं पा रही हो, तो तुम बातें करना। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद कह दिया, क्योंकि गोपाल प्रसाद वकील थे और नामी वकील थे, और नामी वकील रहने पर वो चाहते थे उनका सोसाइटी में उठना बैठना, इज्जत वज्जत बहुत कुछ क्या थी, लेकिन वो ऐसी बहू चाहते थे कि कम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि घर के कामकाज में क्या वो व्यस्त रहना। पढ़ी लिखी लड़कियों को वो पसंद नहीं करते थे। और राम स्वरूप भी कहते कि मेरी बेटी मैट्रिकुलेशन तक पढ़ी है, लेकिन बाद में पता चलता है इनकी बेटी क्या ज्यादा पढ़ी है। जब बातचीत के सिलसिले में लड़की को क्या फोर्स करने लगते हैं, और शंकर भी क्या देखता है, और शंकर भी क्या कहने लगता है, लड़की तो क्या अच्छी है। और यहाँ पर जब लड़की बात नहीं कर रही है तो यहाँ पर उमा अंत में क्या मुंह खोल देती है, कि उमा कहने लगती है कि आपसे क्या बातें करनी है, आप लोग जो कस्टमर के रूप में जो आ जाते हैं, कुछ चीजें खरीद लेते हैं, और उन चीजों को क्या देकर मोल क्या रेट फिक्स करते हैं, और आप भी क्या वही चाहते हैं। मैं क्या बोलूं आपसे, और आप चीजें खरीदने के लिए आए हैं और मैं बिकने के लिए चीज बनकर रही हूं। और आप जानते हैं मैं भी पढ़ी लिखी हूं, और बीए तक क्या पढ़ी हूं। और आपका जो बेटा है ना, ये बेटा लड़कियों के हॉस्टल में आए थे, और लड़कियों के हॉस्टल के सामने से इन्हें क्या भगा दिए। आप जानते हैं आपका लड़का कैसा है, और आप ये भी जान लीजिए आपका बेटा सही ढंग से बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी भी क्या ठीक नहीं है। तो पिताजी भी एक बार कहे थे कि बेटा सीधा बैठना, क्योंकि मेहमान लोग देखेंगे, क्योंकि उस राम प्रसाद को शंकर के फ्रेंड्स भी कहे थे कि आपके बेटे को रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी इसका तात्पर्य क्या है, जो बैकबोन क्या नहीं है। तो आप लड़की को देखने के लिए आए हैं, तो आप लड़की को क्या समझते हैं। तो इस तरह से क्या उमा भी क्या मुंह खोलकर मुंह तोड़ क्या जवाब दे दी। और राम स्वरूप बेटी को, बेटी इस तरह बातें मत कर। नहीं पिताजी, मैं पढ़ी लिखी हूं, और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, पहले इनका लड़का ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को बुरा लगा। जब बुरा लग जाता है वो जाने के लिए उठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि राम स्वरूप आपने तो क्या घर बुलाकर बेइज्जती क्या कर दी है, देखिए आपकी लड़की किस तरह बातें कर रही है। तो यहाँ पर
उस शंकर को लेकर बाहर क्या जाने लगते हैं, कौन? गोपाल प्रसाद। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि लड़का ठीक नहीं होता है, लेकिन लड़की को क्या वो ठीक पाने के लिए प्रयास करते हैं। लड़की उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए, लड़का कैसा क्यों ना हो, बेटा कैसा क्यों ना हो। जब दोनों बाहर जाने लगते हैं उसी समय बाहर से रतन आ जाता है। मालिक मालिक, मैं मक्खन लेकर आया हूं। जैसे ही रतन कह दिया और कहने से क्या, ये ड्रामा का समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर प्रेमा भी लड़की की जो खूबसूरती के बारे में क्या कहती है कि मेरी बेटी क्या पाउडर वाउडर भी नहीं लगाती है, और आपने तो क्या उसे पढ़ाई में क्या डाल दिया, और वो पढ़ लिख कर ऐसी लड़की हो गई है, और ऐसी लड़कियों को कौन पसंद करते हैं। तो माँ भी क्या इस तरह कहती है। तो माँ बाप अगर ऐसे रहेंगे तो लड़कियों का ब्याह, लड़कियों का विवाह किस तरह हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां डट कर सामना करना चाहिए। और यहीं पर क्या ये ड्रामा क्या समाप्त हो जाता है। और जगदीश चंद्र माथुर क्या संदेश देना चाहते हैं, केवल लड़के ही प्रश्न नहीं करना, लड़कियां भी प्रश्न करनी चाहिए। केवल क्या लड़की अच्छी नहीं होनी चाहिए, लड़का भी अच्छा होना चाहिए। तभी दोनों अगर मिलेंगे, दोनों के बीच अगर शादी अगर हो जाएगी, वो जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती है। स्टूडेंट्स, यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी या ये एकांकी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। तो यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट पीरियड और एक कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।